हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज डेट 3 सितंबर 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर पिनाका को किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर या एचएएल? आपका राइट ऑप्शन है इसमें डीआरडीओ। देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत 6 सेना रेजिमेंटों के लिए पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ में 2580 करोड़ रुपए के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने 31 अगस्त 2020 को लार्सन एंड टर्बो, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड सहित विभिन्न भारतीय कंपनियों के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस नई डील के तहत रक्षा मंत्रालय 6 पिनाक रेजिमेंट्स की खरीद करेगा, जिनमें 114 रॉकेट लॉन्चर्स के साथ साथ स्वचालित बंदूक लक्ष्य और स्थिति निर्धारण प्रणाली यानी कि एजीएपीएस होंगे और टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो के 45 कमांड पोस्ट होंगे। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन के मैन सिंगल्स मैच का पहला मैच जीता है? लिएंडर पेस, सुमित नागल, रोहन बोपन्ना या साकेत मैनेनी? आपका राइट ऑप्शन है इसमें सुमित नागल। देखिए, भारत के युवा पुरुष एकल खिलाड़ी हैं सुमित नागल। इन्होंने 1 सितंबर 2020 को शानदार जीत दर्ज करते हुए अपने करियर में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में जगह बनाई है। सुमित नागल ने यूएस ओपन के पहले दौर में अमेरिका के ब्रैडली क्लैन को मात दी है। अब सुमित नागल का अगला मुकाबला डोमिनिक थीम के साथ में होगा। 7 साल पहले के बाद में यह पहला मौका है जब किसी भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी ने यूएस ओपन में कोई मैच जीता है। उनसे पहले 2013 में सोमदेव देववर्मन ने यह उपलब्धि हासिल की थी। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। AUDSF-01 क्या है? उपग्रह है, गेहूं की एक किस्म है, रक्षा उपकरण है या आकाशगंगा है? आपका राइट ऑप्शन है इसमें आकाश गंगा है। देखिए, अंतरिक्ष विभाग के अनुसार AUDFS-01 नामक आकाशगंगा की खोज इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के कनक शाह के नेतृत्व में खगोलविदों की एक टीम ने इसकी खोज की है। इस अहम खोज के महत्व और विशेषता के बारे में जर्नल नेचर एस्ट्रोनॉमी में विस्तार से बताया गया है। यह पृथ्वी से 9.3 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग ने 1 सितंबर 2020 को यह जानकारी दी है। यह खोज करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट को मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान 28 सितंबर 2015 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन कब किया गया था? 1957 में, 1962 में, 1971 में या 1999 में? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 1962 में। देखिए, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी कि एसएफएफ का गठन 14 नवंबर 1962 को भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद में किया गया था। हाल ही में लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीन के साथ गतिरोध के दौरान स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसे विकास बटालियन के नाम से भी जाना जाता है, ने कुछ रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह एक कोवर्ट आउटफिट थी जिसमें कि तिब्बतियों को भर्ती किया जाता था, परंतु अब इसमें तिब्बतियों एवं गोरखाओं दोनों को भर्ती किया जाता है। शुरुआत में इसे एस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इसे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के रूप में नामित किया गया था और अब यह कैबिनेट सचिवालय के दायरे में आता है और यहाँ जहाँ इसका नेतृत्व एक महानिरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल करता है, जो कि मेजर जनरल रैंक का एक सेना अधिकारी होता है। एसएफएफ में शामिल इकाइयां विकास बटालियन के रूप में जानी जाती हैं। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में किस देश ने अपने श्रम कानूनों में बदलाव कर प्रवासी कामगारों को नियुक्ति की अनुमति के बिना नौकरी बदलने की अनुमति दी है? बहरीन, मिस्र, कतर या सऊदी अरब? आपका राइट ऑप्शन है इसमें कतर। देखिए, कतर ने हाल ही में अपने श्रम कानूनों में बदलाव किया है और नियमों में बदलाव से प्रवासी कामगारों को नौकरी बदलने से अपने नियोक्ता की अनुमति लेने की जरूरत अब नहीं है। मासिक न्यूनतम वेतन $274 पर सेट करने में 25% से अधिक की वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2019 में कतर के अमीर द्वारा घोषित किए गए सुधारों को हाल ही में कानून में हस्ताक्षरित किया गया है। पहला सुधार है अनुचित यानी कि कफला सिस्टम या नो ऑब्जेक्शन सिस्टम सर्टिफिकेट की आवश्यकता को समाप्त करना, जो कि प्रवासी श्रमिकों को नौकरी बदलने से पहले अपने नियोक्ताओं से प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। अब श्रमिकों को 1 महीने की नोटिस अवधि देनी होगी यदि उन्होंने 2 साल से कम समय के लिए वहां पर काम किया है और 2 महीने की नोटिस अवधि देनी होगी यदि उन्होंने इससे अधिक काम किया है। दूसरे सुधार में न्यूनतम मजदूरी 25% बढ़ाकर के $274 या 1000 कतरी रियाल और भोजन के लिए अतिरिक्त 300 कतर और आवास के लिए 500 कतर शामिल है यदि वह कंपनी द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। कृति द्वीप
विवाद किन दो देशों के मध्य है? बेल्जियम बुल्गारिया, क्रोएशिया डेनमार्क, फ्रांस जर्मनी या तुर्की ग्रीस? आपका राइट ऑप्शन है इसमें तुर्की ग्रीस। देखिए, तुर्की की विदेश मंत्री ने प्रतिद्वंदी ग्रीस के साथ में बातचीत के लिए नए सिरे से कॉल किया है, जिससे पूर्वी भूमध्य सागर में संसाधनों का उचित बंटवारा होगा, जहां दोनों देश तनावपूर्ण गतिरोध में बंद हैं। दोनों देशों की सेना साइप्रस और ग्रीक द्वीप क्रीति के बीच में समुद्र में सैन्याभ्यास कर रही हैं, और जब गैस और तेल के भंडार की खोज करने के लिए युद्धपोतों के साथ तुर्की ने अपने शोध पोत औरुक रीस को भेजा तो गतिरोध इसमें फैल गया था। यूरोपीय संघ ईयू के सदस्य ग्रीस का दावा है कि पानी उसके महाद्वीपीय शेल्फ का हिस्सा है। तुर्की ने जोर देकर कहा है कि समुद्री सीमाओं को पार करते समय तुर्की के तट के पास ग्रीक द्वीपों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। बात कर लेते हैं क्रीति द्वीप की। तो यह द्वीप ग्रीक द्वीपों का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला और भूमध्य सागर में पांचवा सबसे बड़ा द्वीप है, सिसिली, सार्डिनिया, साइप्रस और कोर्सिका के बाद में। यह एजियन समुद्र की दक्षिणी सीमा को बांधता है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। चीनी स्कैनर ऐप कैम स्कैनर के विकल्प के तौर पर आईआईटी मुंबई के छात्रों ने कौन सा ऐप तैयार किया है? यू स्कैनर, इंडिया स्कैनर, एयर स्कैनर या बी स्कैनर? आपका राइट ऑप्शन है इसमें एयर स्कैनर। देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत आह्वान को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने मुख्य रूप से दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक चीनी ऐप कैम स्कैनर का विकल्प लॉन्च किया है। कैम स्कैनर को भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों द्वारा लॉन्च किए गए नए ऐप को एयर स्कैनर कहा जा रहा है और यह मुफ्त में प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले के बाद आईआईटी बॉम्बे ने चीनी दस्तावेज स्कैनिंग ऐप के लिए एक स्वदेशी विकल्प इस प्रकार से विकसित किया है। मोदी सरकार ने चीन पर शिकंजा कसते हुए कई ऐप पबजी समेत 118 चीनी ऐप्स पर भी कल प्रतिबंध लगा दिया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। इंडियन रेलवे द्वारा स्वास्थ्य सहायता हेतु बनाए गए रोबोट का नाम क्या है? रेल मित्र, रक्षक, मानव या द हेल्पर? आपका राइट ऑप्शन है इसमें रक्षक। देखिए, कोविड-19 महामारी के प्रसार के खिलाफ में रेलवे ने एक स्वास्थ्य सहायक रोबोट रक्षक तैयार किया है, जो कि डॉक्टर एवं रोगी के बीच दूर से संवाद कर सकता है। चिकित्सा सहायता के लिए रोबोट तापमान, पल्स, ऑक्सीजन प्रतिशत जैसे स्वास्थ्य मापदंडों को मापने में भी सक्षम है। यह रोगियों को दवाइयाँ और भोजन प्रदान भी कर सकता है। यह डॉक्टर और रोगी के बीच दो तरफा वीडियो संचार भी प्रदान कर सकता है। यह सभी स्तरों पर सभी दिशाओं में 150 मीटर तक सुदूर संचालन कर सकता है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। फ्रांस अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित मिशन अल्फा का संबंध किस देश से है? माफ़ कीजिएगा, इसमें जो ऑप्शन है आपका फ्रांस है, और इसमें क्वेश्चन होना चाहिए अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित मिशन अल्फा का संबंध किस देश से है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा उसमें फ्रांस। ठीक है, तो भारत और फ्रांस गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन अल्फा जैसे उपकरण प्रदान करने के लिए चर्चा के अंतिम दौर में है। फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़ के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार चर्चाएं अंतिम दौर में हैं और इस बारे में जल्दी एक घोषणा होने की संभावना है। इस अधिकारी ने यह भी पुष्टि की है कि मिशन अल्फा के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन पर काम चल रहा था। मिशन अल्फा एक फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री थॉमस पेस्केट के मिशन को दिया गया नाम है, जिसके तहत अगले साल की शुरुआत में क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर उड़ान भरते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS के लिए रवाना किया जाएगा। बात कर लेते हैं फ्रांस की। तो राजधानी है पेरिस, मुद्रा है CFP फ्रैंक और यूरो। प्रधानमंत्री हैं जीन कास्टस। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का संबंध किस क्षेत्र से है? विद्युत क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से, चिकित्सा क्षेत्र से या रक्षा अनुसंधान क्षेत्र से? आपका राइट ऑप्शन है इसमें विद्युत क्षेत्र से। देखिए, भारतीय अल्पकालिक बिजली बाजार को हरित बनाने की दिशा में पहले कदम के रूप में केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट यानी कि GTAM की शुरुआत की है। यह मार्केट दुनिया में नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए पहला विशेष उत्पाद है। GTAM के माध्यम से लेन देन द्विपक्षीय होगा, जिसमें कि खरीदार और विक्रेता की स्पष्ट पहचान हो सकेगी। इससे नवीनीकरणीय खरीद दायित्व RPO के लेखांकन में कोई कठिनाई नहीं होगी। GTAM अनुबंधों को सौर RPO और गैर सौर RPO में अलग अलग किया जाएगा, क्योंकि RPO लक्ष्य भी अलग अलग किए गए हैं। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। चलते हैं उस प्रश्न की ओर जो आपको कल के लिए दिया गया था। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग को पछाड़ करके विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? बिल गेट्स, बर्नार्ड अर्नाल्ड, स्टीव बॉलमर या एलॉन मस्क? आपका राइट ऑप्शन था इसमें एलॉन मस्क। देखिए, एलॉन मस्क अब दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अब इस सूची में उनसे आगे केवल माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और अमेजॉन के प्रमुख जेफ बेजोस हैं। टेस्ला के CEO ने फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ा है। इसकी वजह टेस्ला के शेयरों में स्टॉक स्प्लिट में जाने के बाद में बढ़ोतरी आना है। अब टेस्ला की मार्केट वैल्यू बढ़कर के $464 अरब हो गई है और उसने रिटेल की बड़ी कंपनी वॉलमार्ट को पीछे छोड़ दिया है। इतना आपको उस प्रश्न में से याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आज आपके प्रश्न के लिए।
किस देश ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के देहांत पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है? श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश या नेपाल? मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो जितना ज़्यादा हो सके उतना डिटेल में लिखा करें, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप एक बार डिटेल में लिख देते हैं तो दोबारा फिर आप उसे कभी भूलते नहीं हैं। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।